नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले दायरे में बाजार। निफ्टी, बैंक निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी फ्लैट बंद। इंफ्रा, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में दिखी खरीदारी। ऑटो, रियलिटी, एफएमसीजी शेयर्स में रहा दबाव। आज से खुले एनएसडीएल के आईपीओ को मिला बम्पर रिस्पांस। पहले दिन पूरा भरा इशू 1 अगस्त को होगा बंद। आईपीओ से 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की है योजना। टीसीएस में 12,000 कर्मचारियों की छटनी के ऐलान पर हरकत में आया श्रम मंत्रालय। सूत्रों के मुताबिक चीफ लेबर कमिश्नर ने 1 अगस्त को टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों को किया तलब। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का कांग्रेस पर हमला। कहा, सिंधु जल पर कांग्रेस की संधि शांति नहीं, तुष्टीकरण के लिए थी। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए कड़े एक्शन। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा। सदन में चर्चा पर अड़े विपक्ष के नेता। सरकार और चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 2 आतंकी ढेर। सेना और पुलिस के साझा अभियान से घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 72 घंटे में 5 आतंकी मारे गए। रूस में 8.8 तीव्रता के भूकंप से हड़कंप। 73 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। कई देशों में सुनामी का अलर्ट। अमेरिका, जापान में कई मीटर ऊंची लहरों का कहर। चीन में भी अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान में भी लगातार बारिश से जगह जगह जलजमाव। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रूस में आए विनाशकारी भूकंप की। रूस के पूर्वी इलाके कामचटका में 8.8 तीव्रता के भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई है। भारतीय समय के अनुसार यह भूकंप आज सुबह 4:54 पर आया और इसे दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के बाद रूस और जापान में सुनामी की भयंकर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होकाइडो तट पर सुनामी के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। खतरे के सायरन के बीच लोगों से सुरक्षित इलाकों पर जाने की अपील की गई। वहीं रूस ने सुनामी प्रभावित द्वीपों पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। अमेरिका से लेकर कनाडा तक सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका के हवाई द्वीप से लेकर सुनामी की लहरें टकराई हैं। हवाई के हनालेई में 15 फीट ऊंची लहरें उठी। लॉस एंजलिस में भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। पेरू में भी लोगों को तटों से दूर रहने की अपील की गई है। रूस में भूकंप से दुनिया में हड़कंप। तिहत्तर साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा भूकंप। बुधवार सुबह 8.8 की तीव्रता के भूकंप ने रूस को हिला दिया। चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी। भूकंप से कैमचटका के उत्तरी कुरिलों में एक घर की छत का हिस्सा गिरता नजर आया और अपने घरों से भागते लोग दिखाई दिए। कैमचटका में ही भूकंप की वजह से कई कारें हिलती नजर आई। भूकंप के झटकों से घरों में रखा सामान हिलने लगा। कैमचटका के किंडरगार्टन स्कूल की इमारत को भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से डरे लोग अपने घरों में कोना पकड़कर खुद को बचाते दिखाई दिए। रूस के कैमचटका में आए भूकंप के झटके प्रशांत महासागर की तरफ खुलने वाले पूर्वी रूस और जापान तक महसूस किए गए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। रूस में इससे पहले 1952 में कैमचटका में 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था।
अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग ऑपरेशन में 72 घंटे में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत पुंछ में 2 आतंकी मारे गए। इससे पहले ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया था। इसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और मेन शूटर हाशिम मूसा भी मारा गया था, जबकि 2 और आतंकी अफगान और जिब्रान को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को आतंक पर तगड़ा प्रहार माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का दहशतगर्दी पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। ऑपरेशन महादेव के बाद अब सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत आतंकियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। सुरक्षा बल ने इनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। सेना का कहना है कि यह कार्रवाई अलर्ट और सटीक फायरिंग की वजह से सफल रही। ऑपरेशन शिव शक्ति को जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले सटीक इनपुट के बाद अंजाम दिया गया। इससे पहले सोमवार को जम्मू के महादेव माउंटेन पर सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को मार गिराया। ढेर किए गए तीनों आतंकियों में पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा और उसके 2 सहयोगी शामिल थे, जिसकी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने खुद लोकसभा में दी। पहलगाम हमले के बाद हुई जांच में 3 आतंकियों के नाम सामने आए थे, जिनके 24 अप्रैल को अनंतनाग पुलिस ने 3 स्केच जारी किए थे। इनके नाम थे आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान और अली उर्फ तलहा भाई। मूसा पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप में कमांडो रह चुका है। इन आतंकियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। एक हफ्ते पहले सुरक्षा बलों को श्रीनगर के दाचिगाम इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। एक चाइनीज अल्ट्रा कम्युनिकेशन सेट को फिर से एक्टिवेट किया था। उसी सैटेलाइट फोन के सिग्नल ट्रेस हुए और आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 3 दिन में सुरक्षा बल की इस कामयाबी ने एक बार फिर देश के दुश्मनों को संदेश दे दिया है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाले हर आतंकी का खात्मा होकर रहेगा। बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिस पर राज्यसभा में बहस जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज चर्चा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल समझौते पर अपनी बात रखी। जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता। जयशंकर ने ट्रंप की मध्यस्थता के दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में बात नहीं हुई। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा कि यूएनएससी में भी टीआरएफ को लेकर भारत का जो स्टैंड है उस पर मुहर लगी है। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। रुचि जी, राइट टू स्पीक। नो प्लीज, और यू गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। और सर, जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट शोज इट कैन बी करेक्टेड, लाइक आर्टिकल 370 was corrected, the Indus Waters Treaty is being corrected, it will be held in abeyance until Pakistan irrevocably gives up its support of terrorism. Sir, we had won. Please, we had won. We had warned that blood and water cannot flow together. Today, we are demonstrating that what we say we will do, blood and water will not flow together. साथ ही जयशंकर ने यूएनएससी में टीआरएफ के खिलाफ भारत के स्टैंड की बड़ी जीत का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में टीआरएफ को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार माना है। साथ ही यूएनएससी ने कहा कि लश्कर के मदद के बिना पहलगाम का हमला संभव नहीं था। Report mentions the resistance front, TRF, saying that member states have noted that one member state said the Pahalgam attack
could not have happened without Lashkar-e-Taiba support, and there was a relationship between LET and TRF. Another member state said attack was carried out by TRF, which is synonymous with LET, and it mentions that Pakistan actually opposed it and said LET was defunded. So we were able to get into UN recognition that TRF today is a proxy for the LET and is responsible for Taiwan. तो ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा के बाद राज्यसभा में बहस जारी है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर आतंक का गेम ओवर, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी फिलहाल फाइनल नहीं हुई है। India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. इधर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीज फायर और टैरिफ को लेकर बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रेड डील पर अमेरिका भारत को दबाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कहीं नहीं कहा कि ट्रंप झूठे हैं। बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। टीसीएस की तरफ से 12,000 कर्मचारियों की छटनी के ऐलान के साथ ही श्रम मंत्रालय हरकत में आ गया है। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीफ लेबर कमिश्नर ने 1 अगस्त को टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया है। 12,000 लोगों की छटनी पर टीसीएस के अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। साथ ही नौकरी नहीं देने के मुद्दे पर भी श्रम मंत्रालय की तरफ से सवाल जवाब किया जा सकता है। ऑफर लेटर देने के बाद भी टीसीएस के 600 लोगों को ज्वाइन अभी तक नहीं कराया गया है। तो इन दो बड़े मुद्दों पर 1 अगस्त को श्रम मंत्रालय में टीसीएस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत मुमकिन है। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जुलाई सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स 144 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी 34 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी बैंक की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। मार्केट की पूरी डिटेल्स बता रही हैं कंचन। तो हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन, अगर आज की सत्र की बात करी जाए तो लार्जली मार्केट में हमें फ्लैट मोमेंटम देखने को मिला है, जहां पे हमें सेंसेक्स निफ्टी में स्लाइटली अपटिक देखने को मिला है, बट ऑन द फ्लिप साइड बैंक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी में जो सबसे पहले बढ़ने वाले शेयर्स हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो, नंबर्स आए थे और डेफिनेटली नंबर्स पॉजिटिव साइड में थे, वो रिफ्लेक्शन दिखा है। सन फार्मास्यूटिकल में 1.5% की तेजी, एनटीपीसी यहाँ पे 1.5%, मारुति सुजुकी में भी करीब 1.25% की तेजी देखने को मिली और लार्जली कंपनीज के नंबर्स भी आने वाले हैं। लूजिंग पॉकेट में टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो में आज एक जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। मिड कैप की बात कर ली जाए तो केपीआईटी टेक 4.25%, एपीएल, अपोलो ट्यूब, पेज इंडस्ट्री, एमएनएम फाइनेंशियल आज अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। बट लूजिंग स्ट्रीक में देख लेते हैं मिड कैप के अंदर डिलीवरी में 3% की कमजोरी, बंधन बैंक नंबर्स अच्छे नहीं थे, ये गिरावट देखने को मिली। भारत फॉर्ज और इंडियन बैंक ने आज मिड कैप में निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ को 1 अगस्त तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। खुलते ही आईपीओ को दमदार रिस्पांस मिला। पहले दिन आईपीओ करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ। एनएसडीएल आईपीओ का कुल साइज 4,011 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड की बात करें तो ये 760 रुपए से 800 रुपए प्रति शेयर है। आपको बता दें एनएसडीएल भारत का पहला और सबसे बड़ा सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। साथ ही आदित्य इन्फोटेक आईपीओ की बात करें तो आज उसका दूसरा दिन है। जिन्होंने भी आईपीओ भरा है उनमें से कई लोगों को आदित्य इन्फोटेक के बदले दूसरे नाम से मैंडेट मिल रहा है। तो ये पूरा चक्कर क्या है, इस पर अहमदाबाद के एबीके सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अंकित कोठारी से खास बातचीत की केतन जोशी ने। देखिए कल नया आईपीओ स्टार्ट हुआ था आदित्य इन्फोटेक करके, उसका कल फर्स्ट दिन था। तो मेरी टीम से हम आईपीओ का ऑनलाइन क्लाइंट से मैंडेट करवाते हैं,
तो कई सारे क्लाइंटों का क्वेरी आया कि यहाँ पे हम जब मैंडेट एक्सेप्ट करते हैं तो वहाँ पे मार्फत या स्टॉक ब्रोकिंग का नाम आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाएगा। मुझे एक एक करके बताइए, ये जो 2,07,900 का है उसके बाद क्या क्या हुआ वो 1 बाय 1 बताइए। हमने हमारे ऑन एंड से पहले पूरा क्लियर किया, क्रॉस चेक किया कि क्या इश्यू आ रहा है। तो हमने स्मॉल HNI कैटेगरी में IPO मैंडेट भेजा क्लाइंट को, तो वहाँ पे भी मार्फतिया का नाम आया। फिर रिटेल कैटेगरी में भेजा 14,000 का, तो वहाँ पे भी मार्फतिया का नाम आया। फिर हमने हमारे ब्रोकर से बात किया, तो ब्रोकर ने भी क्रॉस चेक किया उनके IT डिपार्टमेंट से कि ये हमारे सर्वर से इश्यू है। फिर उन्होंने भी सब क्लियर था, तो फिर एक्सचेंज से बात किया, तो एक्सचेंज से रिप्लाई भी आया कि ये फॉल्ट कुछ एक्सचेंज की ओर से ही है, और उन्होंने ऑन द स्पॉट अपने NSE से रिप्लाई आया। हाँ, NSE से ये रिप्लाई आया कि प्लीज नोट वी हाईलाइट द बिलो कंसर्न टू द स्पॉन्सर बैंक एंड दे आर लुकिंग इनटू द सेम। NSE से भी ऑन द स्पॉट ये रिप्लाई आ गया। तो अब आप अपने क्लाइंट को ब्रोकर के थ्रू क्या मैसेज दे रहे हैं ताकि और भी जो जिनको अभी IPO भरना है उनको थोड़ा संज्ञान में आ जाए? सबसे पहले मैं आपको क्लाइंट्स को ये बात बताना चाहूँगा कि अभी ये ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत चल रहा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कुछ फ्रॉड है, ये कुछ टेक्निकल एरर है, लेकिन सबसे पहले हम ब्रोकर और एक्सचेंज तो हमारी ओर से ऑन द स्पॉट एक्शन लेते ही है, लेकिन क्लाइंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो IPO चल रहा है वही IPO का नाम IPO मैंडेट में आना चाहिए। अगर वो IPO मैंडेट में वो कंपनी का नाम नहीं आ रहा है तो ऑन द स्पॉट वहाँ पे स्टॉप करके वहाँ डिक्लाइन का भी ऑप्शन आता है, तो डिक्लाइन भी वो कर सकते हैं कि ये IPO का नाम कोई दूसरी कंपनी का आ रहा है तो वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में एयर टैक्सी की उड़ान को लेकर कानूनी अड़चन जल्द ही दूर हो सकती है। सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA एयर टैक्सी को लेकर गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं कब तक आ सकती हैं एयर टैक्सी पर गाइडलाइंस? जी, EV टोल्स जिसे आम भाषा में एयर टैक्सी कहते हैं उसके लिए नियम बनाने का काम अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल DGCA ने 6 वर्किंग ग्रुप बनाए थे EV टोल्स की पूरी समीक्षा के लिए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए, जिसमें से 3 ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें कि वर्टिपोर्ट डिज़ाइन, इसके अलावा क्रू लाइसेंसिंग, टाइप सर्टिफिकेशन को लेकर जो ग्रुप्स बने थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। वहीं 3 और ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगले 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं, जिसमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरपोर्ट परमिट की जो बात है, और साथ ही जो MRO और मेंटेनेंस है, इनकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ सकता है, ऐसा सूत्र में बता रहे हैं। और जब ये 6 रिपोर्ट आ जाएगी वो आधार बनेगा जो भविष्य में EV टोल्स को मैनेज करने के लिए, उसका ऑपरेशंस के लिए जो नियम बनाए जाएंगे उसका ये आधार बनेगी। साथ ही 2026 से सरकार एक सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहती है। उसके लिए कुछ जगह आइडेंटिफाई की गई है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, जहां पे जो कंपनियां इंटरेस्टेड हैं EV टोल्स में वो एक्सपेरिमेंट कर सकेंगी, और उसके आधार पे एक्सपेरिमेंट्स के जो नतीजे आएंगे वो भविष्य में निर्धारित करेंगे कि EV टोल्स के लिए किस तरह के नियम जो है वो बनाए जाएंगे। और इसी सप्ताह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जो PMO के अंदर पूरी जो EV टोल सेगमेंट में डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो लेजिस्लेशन को लेके हो या फिर सैंडबॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, इनको लेके डेवलपमेंट की समीक्षा PMO करेगी। तो अगले कुछ महीनों में हम देख सकेंगे कि EV टोल्स या एयर टैक्सी के लिए नियम जो है वो फाइनली सरकार लेके आ सकती है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। भारतीय मूल के मशहूर ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई का मंगलवार को 85 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें एक विद्वान, विचारक और भारत यूके संबंधों को मजबूत करने वाला व्यक्तित्व बताया। गुजरात में जन्मे देसाई ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दशकों तक पढ़ाया और भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका भी निभाई। वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रमुख निर्माताओं में भी शामिल थे, जिन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें भी लिखी। 2008 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दुनिया भर में IT सेक्टर में छटनी हो रही है और कैंपस हायरिंग को टाला जा रहा है। तो क्या अब IT जॉब्स की भरमार के दिन लग गए हैं? इसी पर ही आज कंज्यूमर अड्डा में हम खास चर्चा करेंगे 5:57 पर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।